ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल. गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब. वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स. इट्सा हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर. रसोई में रखा एक डिब्बा घी, घर वालों को लगता है कि ये तो देसी गाय का घी है, शुद्ध है, पतंजलि का है, इसलिए भरोसेमंद है. मां बच्चों के टिफिन में पराठे पर लगाती है, दादी दवा की तरह चम्मच से खाती है, बीमार को ताकत के नाम पर पिलाया जाता है. टीवी पर बाबा रामदेव योगासन करते हुए कहते हैं, ये घी शरीर के लिए अमृत है, भारतीय संस्कृति की पहचान है, स्वदेशी का गर्व है. लेकिन उसी घी के बारे में अदालत में बैठा जज कहता है सब स्टैंडर्ड, यानी मानक से गिरा हुआ, क्वालिटी में फेल. राज्य की लैब कहती है दिक्कत है, केंद्र सरकार की रेफरल लैब कहती है हां दिक्कत है. खाद्य सुरक्षा विभाग केस डालता है और कोर्ट जुर्माना ठोक देता है. 5 साल तक देश भर के लाखों करोड़ों लोग जिस घी को शुद्ध मानकर खाते रहे, उसी घी की सरकारी दस्तावेजों में औकात लिखी जाती है, खाने के मानकों पर खरा नहीं उतरा. नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र. एक तरफ साधु वेश में बैठे कारोबारी बाबा रामदेव स्वदेशी और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं. दूसरी तरफ उन्हीं के प्रोडक्ट पर सवाल है कि जो वसा तुम लोगों की थाली में भेज रहे हो वो दिल, लीवर, नसों और पाचन तंत्र के लिए कितना खतरनाक हो सकता है. यही इस पूरे मामले का असली और क्रूर व्यंग्य है. जिस घी को लोग औषधि समझकर खा रहे थे, वही घी अदालत के रिकॉर्ड में सब स्टैंडर्ड लिखा जा चुका है. और जिस पर भरोसा करके लोगों ने अपने परिवार की सेहत उसके हवाले कर दी, वही खड़ा होकर सिस्टम, लैब, कानून सबको कटघरे में खड़ा कर रहा है, बस खुद को छोड़कर. पिथौरागढ़ की अदालत का फैसला साफ साफ कहता है कि पतंजलि का जो देसी गाय का घी 2020 में सैंपल के तौर पर लिया गया था, वह क्वालिटी मानकों पर फेल पाया गया. पहले राज्य की रुद्रपुर लैब में सैंपल असफल हुआ, फिर कंपनी की मांग पर केंद्र सरकार की रेफरल लैब गाजियाबाद में दोबारा जांच कराई गई और वहां भी वही नतीजा निकला, घी मानक के अनुरूप नहीं है. इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामला कोर्ट में डाला और 19 नवंबर 2025 को पिथौरागढ़ के एडीएम कोर्ट ने पतंजलि पर 1 लाख, डिस्ट्रीब्यूटर पर 25,000 और रिटेलर पर 15,000 यानी कुल 1.40 लाख रुपए का जुर्माना ठोका. यानी एक तरफ पूरा सिस्टम, राज्य की लैब, राष्ट्रीय लैब, खाद्य सुरक्षा विभाग और अदालत सब लगातार कह रहे हैं कि घी सब स्टैंडर्ड है, क्वालिटी फेल है, और दूसरी तरफ कंपनी अपनी ब्रांडिंग बचाने के लिए वही पुराना रटा रटाया जुमला दोहरा रही है कि यह आदेश त्रुटिपूर्ण है और विधि विरुद्ध है, लैब सब स्टैंडर्ड है, पैरामीटर गलत हैं, एक्सपायरी के बाद टेस्ट हुआ, वगैरह वगैरह. यानी प्रयोगशाला गड़बड़, जांच गड़बड़, अदालत गड़बड़, एफएसएसआई गड़बड़, पशुओं का आहार गड़बड़, जलवायु गड़बड़, बस ये बाबा और उसका प्रोडक्ट सही है. हकीकत यह है कि देश के करोड़ों परिवार घी को रोजमर्रा के खाने का हिस्सा बनाते हैं. दलिया, पराठा, सब्जी, बच्चों का खाना, बुजुर्गों की थाली, सब जगह. पतंजलि का घी मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांडों में गिना जाता है. इसका मतलब साफ है, जो सैंपल 2020 में फेल पाया गया, उसी बीच के 5 सालों यानी 2020 से लेकर 2025 तक लाखों टन घी देश भर के घरों में पहुंच चुका होगा. कारोबार करोड़ों अरबों में और सजा बस 1 लाख के आसपास का जुर्माना. यह सिस्टम पर भी करारा तमाचा है कि इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े स्केल की बिक्री, और जब पकड़ में आती है तो कीमत एक छोटे टीवी के एड से भी कम. अब कंपनी के बहाने सुनिए. नंबर 1, रेफरल लैब NABL से मान्यता प्राप्त नहीं है.
सवाल सीधा है, अगर लैब इतनी ही घटिया, सब स्टैंडर्ड और अविश्वसनीय थी तो केंद्र सरकार उसे रेफरल लैब की मान्यता क्यों देती? खाद्य सुरक्षा कानून के तहत रेफरल लैब का इस्तेमाल ही इसीलिए होता है कि कंपनियां पहली रिपोर्ट पर सवाल उठाएं तो एक ऊंचे स्तर पर दोबारा जांच हो सके। पतंजलि खुद 5,000 रुपए जमा करके उसी लैब से टेस्ट करवा रही है और जब रिपोर्ट अपने खिलाफ आती है तो अचानक लैब अवैध हो जाती है। बाबा रामदेव को इस लैब को गलत बताने की हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि वो मान चुके हैं कि यह देश मूर्खों से भरा है और देश के लोग केवल घी नहीं, गोबर भी खाते हैं। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का दूसरा तर्क है कि जिन पैरामीटरों पर घी फेल हुआ वे उस समय लागू ही नहीं थी। यह बात अदालत के सामने भी रखी गई होगी। न्यायालय ने दोनों तरफ की दलीलें सुनी, साक्ष्य देखे और फिर फैसला दिया। अगर कोई पैरामीटर वास्तव में लागू नहीं होता तो अदालत उसे आधार ही नहीं बनाती या कम से कम आदेश में उसका उल्लेख अलग तरीके से करती। लेकिन यहां तो साफ साफ कहा गया है कि घी मानकों पर खरा नहीं उतरा और यही आधार बनकर जुर्माना लगाया गया। अदालत को कानून नहीं आता, लैब को टेस्ट करना नहीं आता, सिर्फ पतंजलि ही शुद्ध ज्ञान का सागर है। यह सोच खुद में अहंकार है। पतंजलि का बहाना नंबर 3, दोबारा परीक्षण एक्सपायरी के बाद हुआ। यह तकनीकी तर्क हो सकता है, लेकिन तब सवाल और कड़ा हो जाता है। अगर घी की एक्सपायरी के बाद उसकी क्वालिटी इतनी गिर जाती है कि सैंपल फेल हो जाए तो क्या कंपनी अपनी पूरी सप्लाई चेन में एक्सपायरी से पहले पहले सारा स्टॉक 100% उठा लेती है? क्या हर दुकान पर पुराना घी शेल्फ से हट जाता है? अगर नहीं तो वही एक्सपायर्ड घी आम लोगों के घरों तक जा रहा होगा। यानी या तो आप मानिए कि आपकी सप्लाई चेन में एक्सपायर्ड घी घरों तक पहुंच सकता है या मानिए कि टेस्ट सही है। दोनों तरफ से आप फंसते हैं। अब आते हैं कंपनी की सफाई के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, आरएम वैल्यू। पतंजलि कहती है कि अदालत का फैसला सिर्फ आरएम वैल्यू में नाम मात्र के अंतर पर आधारित है और यह सिर्फ वोलाटाइल फैटी एसिड का स्तर दिखाता है जो घी को गर्म करने पर उड़ जाता है। इसका क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं, जैसे शरीर में हीमोग्लोबिन का मामूली सांतर। यह तुलना ही अपने आप में भ्रामक है। आरएम वैल्यू यानी कि राइहर्ट मीसेल वैल्यू घी और तेल की प्रामाणिकता समझने का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पैरामीटर है। इससे पता चलता है कि घी में कौन कौन से फैटी एसिड हैं और उनका अनुपात क्या है। अगर आरएम वैल्यू में लगातार या स्पष्ट अंतर दिखता है तो सवाल उठता है कि घी में कहीं सस्ता वनस्पति तेल या दूसरे फैट तो नहीं मिलाए गए। भारत का FSSAI इसे एक मानक के तौर पर इस्तेमाल करता है और समय समय पर इसकी लिमिट तय करता है ताकि कंपनियां मिलावट न कर सके। कंपनी का यह कहना कि आरएम वैल्यू क्षेत्रीय तौर पर बदलता है इसलिए फर्क आना प्राकृतिक है, आधा सच और आधा बहाना है। सच यह है कि पशुओं के आहार, जलवायु आदि के कारण घी की फैटी एसिड प्रोफाइल में कुछ बदलाव आते हैं, पर इसीलिए तो रेगुलेटर रेंज तय करता है, न्यूनतम और अधिकतम सीमा। अगर आपका सैंपल लगातार 2 लैब में इसी पैरामीटर पर फेल हो रहा है तो बात प्राकृतिक अंतर की नहीं, संभावित मिलावट और निर्माण प्रक्रियाओं की हो रही है। अब जरा उस स्वास्थ्य के मुद्दे पर आएं कि नकली घी या सब स्टैंडर्ड घी में अक्सर क्या गड़बड़ होती है। आमतौर पर ऐसे मामलों में सस्ता, ज्यादा सेल्फ लाइफ वाला फैट मिलाया जाता है, जैसे वनस्पति तेल, हाइड्रोजेनेटेड फैट, पाम ऑयल इत्यादि। ऐसे फैट में ट्रांस फैट और कुछ प्रकार के सैचुरेटेड फैटी एसिड उच्च स्तर पर हो सकते हैं जो कि हार्ट, लीवर, ब्लड वेसल्स और पाचन तंत्र के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं। डॉक्टरों के अनुसार इससे खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL बढ़ता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी HDL घटता है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। लंबे समय तक ऐसे फैट का सेवन फैटी लीवर, हाई ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर और दिल के दौरे तक की संभावना बढ़ा सकता है। नकली या खराब घी में ऑक्सीडाइज्ड फैट और फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो सकते हैं जो ब्लड वेसल्स की दीवारों को नुकसान पहुंचाकर एथेरोस्क्लेरोसिस यानी नसों में रुकावट बढ़ाते हैं। इससे पाचन तंत्र पर लोड बढ़ता है। एसिडिटी, अपच, गैस, मोटापा और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे खतरे बढ़ते हैं। यानी जो चीज भारतीय रसोई में औषधि समझकर खाई जाती है, अगर उसमें घपला हो जाए तो वही घी सीधे सीधे दिल, लीवर और नसों का दुश्मन बन सकता है। लोगों को लगता है देसी घी है, आयुर्वेदिक कंपनी का है, ज्यादा खाओ, शरीर के लिए अच्छा है। लेकिन अगर वही घी सब स्टैंडर्ड या मिलावटी निकले तो यही भरोसा सबसे जानलेवा हो सकता है।
यह भी याद रखना जरूरी है कि बाबा रामदेव और पतंजलि का यह पहला विवाद नहीं है। इस बाबा की कंपनी के मिसलीडिंग विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा। 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका के बाद कोर्ट ने साफ चेतावनी दी थी कि झूठे, भ्रामक और एलोपैथी को बदनाम करने वाले विज्ञापन बंद करो, नहीं तो प्रति प्रोडक्ट 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। फिर भी कंपनी ने भ्रामक विज्ञापन जारी रखे, जिसके बाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापनों पर अस्थायी रोक लगाई और कंपनी व उसके शीर्ष प्रबंधन पर कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए। आखिरकार अदालत के दबाव में पतंजलि को अखबारों में बड़े बड़े माफीनामे छापने पड़े। यानी बाबा रामदेव और पतंजलि का पैटर्न साफ है। पहले बड़ा बड़ा दावा, हमारे प्रोडक्ट 100% शुद्ध, 100% नेचुरल, पूरी तरह वैज्ञानिक है। फिर जब कानून और विज्ञान दोनों पकड़ लेते हैं तो या विदेशी साजिश की रट, या सिस्टम की गलती, लैब की गलती, न्यायालय की गलती, रेगुलेटर की गलती, बस हमारी कोई गलती नहीं का नाटक। इस पूरे प्रकरण में सबसे खतरनाक बात है ट्रस्ट का दुरुपयोग। पतंजलि ने सालों तक लोगों को स्वदेशी, राष्ट्रवाद और धर्म की चाशनी में लपेटकर प्रोडक्ट बेचे। लोगों ने सोचा ये तो योग गुरु हैं, साधु हैं, राष्ट्रवादी हैं, ये हमें कैसे धोखा दे सकते हैं, और यही भरोसा बाजार की सबसे ताकतवर मुद्रा में बदल गया। जब वही ब्रांड जो खुद को संस्कृति और संस्कार का ठेकेदार कहता है, लोगों की थाली तक सब स्टैंडर्ड घी पहुंचाता पकड़ा जाए, तो इसे सिर्फ कारोबारी गलती नहीं कहा जा सकता, यह नैतिक छल है। और ऊपर से सजा, बस 1,40,000 रुपए का जुर्माना। इतने पैसे में तो यह कंपनी एक छोटे से शहर में 2-3 दिन के होर्डिंग लगा देती है। 2020 में सैंपल उठता है, 2021 में 2 लैब रिपोर्ट आ जाती हैं, 2022 में केस फाइल होता है और 2025 में कहीं जाकर फैसला आता है। इन 5 सालों में कितना घी बिक गया, कितने बच्चों ने, कितने बुजुर्गों ने, कितनी बीमारियों से जूझ रहे लोगों ने यह समझकर खाया होगा कि आयुर्वेदिक है, अच्छा ही होगा, इसका कोई हिसाब नहीं। और सिस्टम कहता है लो 1,40,000 भर दो, अगली बार ध्यान रखना। कानूनी तौर पर कंपनी को अपील करने का पूरा अधिकार है। वह फूड सेफ्टी ट्राइब्यूनल में जाएगी, वहां फिर बहस होगी, यह प्रक्रिया चलती रहेगी, सालों खिंच सकती है। लेकिन एक बुनियादी सवाल अभी भी खड़ा है और उसकी जिम्मेदारी न लैब टाल सकती है, न अदालत, न FSSAI। अगर आपका घी इतना ही शुद्ध, इतना ही सर्वश्रेष्ठ है, तो 2-2 लैब में बार बार फेल क्यों हुआ? जब तक इसका ईमानदार जवाब नहीं मिलता, जब तक स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से क्वालिटी की जांच के नतीजे सामने नहीं रखे जाते, तब तक यह मानने की हर वजह है कि पतंजलि ने अपने स्वदेशी और राष्ट्रवादी प्रचार की आड़ में आम उपभोक्ता के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है। कोर्ट से फर्जी विज्ञापनों पर माफी मांगने वाली यह कंपनी अगर खाने की चीजों पर भी इस तरह का खेल खेल रही है, तो यह सिर्फ बिजनेस की बात नहीं रही, यह लोगों की सेहत और जान का सवाल है, और इस पर नरमी दिखाना खुद धोखा खाने जैसा है। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। अपने YouTube चैनल पर हम लगातार इस तरह से जनहित से जुड़ी खबरें दिखाते रहते हैं। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।